अब यहां से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज नोन एज स्ट्रेटोस्फीयर? मेंशन chief characteristics of the stratosphere. Stratosphere is the layer which is found just above the troposphere. It is the second layer from the earth's surface. तो मैं जैसे अभी पहले बताया था कि 50 किलोमीटर से लेकर के 20 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर पाई जाती है. इसकी सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ पर कोई वेदर फिनोमेना नहीं होता, कोई टर्बुलेंसेस नहीं होते, किसी किस्म का कोई कंडेंसेशन वगैरह प्रोसेस नहीं होता, कोई भी हरकत यहाँ पे चेंज नहीं होती. हवा एक बराबर गति से और तेज गति से चलती रहती है यहाँ पर. ये इसकी खास बात है. दिस लेयर इज वेरी सुटेबल फॉर एयरक्राफ्ट फ्लाइंग. और यहीं पर जो हवाएं चलती हैं उनको जेट स्ट्रीम कहा गया, क्योंकि जेट हवाई जहाजों को चलाने में ये हवाएं जो हैं काफ़ी हेल्प कर देती हैं. अगर उन्हीं के डायरेक्शन ऑफ फ्लो के डायरेक्शन में अगर हवाई जहाज चलाया जाए तो काफ़ी फ्यूल बचता है. हवा एक प्रकार से धक्का देती हुई हवाई जहाज को आगे तक ले जाती है. और चूंकि टर्बुलेंसेस नहीं होते हैं तो यहाँ पर एयर ट्रैवल जो लोग यात्री लोग हवाई जहाज में बैठे होते हैं उनको भी कोई झटका महसूस नहीं होता है. ये एक बड़ी खास बात है इसकी. ठीक है, तो एयर ट्रैवल के लिए और एयर कंपनीज के लिए फ्यूल बचाना अगर हो, लॉन्ग डिस्टेंस एयर फ्लाइंग करना हो और फ्यूल बचाना हो तो स्ट्रेटोस्फीयर सबसे सूटेबल है. इसीलिए इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते ही हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्थिति में स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं होता. स्टेटस मेंटेन रहता है, एक जैसा रहता है हवा का या एटमॉस्फेयर की कंडीशंस का. टेम्परेचर भी कुछ बदलता नहीं है, एक प्रकार से रहता है. ऊपर जाने पर भी स्टेबल हो जाता है, टेम्परेचर घटता है लेकिन कोई खास बदलता नहीं है, स्टेबल सा टेम्परेचर है. हवा का मूवमेंट स्टेबल है, कोई वेदर फिनोमेना नहीं है, बारिश वगैरह नहीं है, क्लाउड्स नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम क्लीन है. इसलिए इसका नाम स्ट्रेटोस्फीयर है. कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ मांग लीजिए, जैसे आप लिखा हुआ है कि एयर फ्लाइंग के लिए, जेट फ्लाइंग के लिए बहुत सूटेबल है. और इसी के अपर, इसकी एक और सिग्निफिकेंस है इस लेयर की कि इसी के अपर लेयर में हमको ओजोन पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है, जिसकी वजह से हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, सूरज के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बच पाते हैं. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन, which this layer does not allow, upper layer of the stratosphere does not allow this ultraviolet radiation to reach to the earth's surface, so we are protected from getting damaged or getting killed. अगर ये आ जाए तो इस धरती पर जीवन रह नहीं पाएगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से, तो ये वहाँ पे रोका जाता है. यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकने वाली जो ओजोन लेयर है उसमें ओजोन होल पाया जाता है. और नासा ने सितंबर 2000 में, ईयर 2000 में अंटार्कटिका के ऊपर में ओजोन होल देखा था. ये होल एक्चुअली अंटार्कटिका में तो क्या नॉर्थ पोल के पास में भी है और साउथ पोल के पास में भी है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत थिन है. एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि वहीं पर क्यों ओजोन होल है, तो वहाँ पे ओजोन होल इसलिए क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर है बहुत थिन. और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और ये जो हम लोग CFC और जो कूलेंट जो यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर्स यूज़ करते हैं और जो रेफ्रिजरेशन यूज़ करते हैं, तमाम तरह के पंप्स, डिओड्रेंट पंप्स यूज़ करते हैं, इस तरह की जो गैसेस चीज़ें हैं इसमें CFC होता है. तो और वेहिकुलर फ्यूल जो है, जो वो जो है हाइड्रोकार्बन जो है, इसकी वजह से ओजोन जो की जो गैस है जो एटमॉस्फेयर में होती है, स्ट्रेटोस्फेयर के अपर लेयर में होती है, वो डिप्लीट करती जाती है, कम होती जाती है और कन्वर्ट होती जाती है ऑक्सीजन में. तो ऑक्सीजन का लेवल तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो अलग बात है, लेकिन ओजोन लेयर कम हो जाएगी. और खतरा ये है कि अभी तो ये अंटार्कटिका में पाया जाता है. आपके बुक में फिगर 12.5 में दिया हुआ है, पेज नंबर 91 पे, तो वहां पे पाया जाता है. लेकिन इसका डायमीटर जो है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग और CFC जैसी गैसेस को हम एमिट करते जाएंगे. इसीलिए टेक्नोलॉजीज नई नई लाई गई हैं ताकि कूलेंट जो सिस्टम्स हैं उसमें CFC का कम से कम इस्तेमाल हो, ताकि ओजोन लेयर को बचाया जा सकते. ये ज़्यादा खतरनाक कहाँ पर है? नॉर्दर्न यूरोप में ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पर भी एटमॉस्फेयर बहुत थिन है. अंटार्कटिका में चलो मान लो कोई रहता नहीं है, लेकिन नॉर्दर्न यूरोप में तो लोग रहते हैं. इसलिए ओस्लो है या नीदरलैंड जैसे कंट्रीज जो हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस को और कार्बन एमिशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और ये चाहते हैं कि बाकी दुनिया के देश भी ना करें, क्योंकि नुकसान इन्हीं गैसों से पहले होने वाला है. ठीक है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर की दूसरी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस है कि ओजोन लेयर यहाँ पे होती है, जिसकी वजह से हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचे रहते हैं. और पहली सिग्निफिकेंस मैंने बताया क्योंकि एयर मूवमेंट नहीं है, कोई वेदर फिनोमेना नहीं है, और एयर एक खास स्पीड से, विंड एक खास स्पीड चलती रहती है तेज स्पीड से,
तो एरोप्लेन्स की फ्लाइंग में ये बड़ा सूटेबल ये लेयर होती है, बड़ी हेल्पफुल होती है। ये इसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो पूछा गया। 7 में आइए, वाई इज ओजोन लेयर वेरी सिग्निफिकेंट, ये भी मैं आई बता दिए, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर का ही पार्ट है। तो ओजोन लेयर जो है वो अपर स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, और इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आता है सन से, उससे धरती के जीवन को बचाती है ये लेयर, ओजोन लेयर जो होती है। ये बेसिकली ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर की अपर लेयर है। तो कभी कभी इस लेयर को अलग से नाम नहीं दे देते हैं, ओजोनोस्फीयर भी बोल देते हैं, लेकिन अलग से नाम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं अपर साइड में ये पाई जाती है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर बेसिकली इट इज अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर, सॉरी हाँ स्ट्रेटोस्फीयर। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज ट्रोपोस्फीयर, स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रोपोस्फीयर के बारे में हम लोग क्वेश्चन 1 में काफी बात कर चुके हैं। जहां पे हम लोग हैं धरती के सरफेस पे, धरती पे सबसे नजदीक जो लेयर है एटमॉस्फेयर की वो ट्रोपोस्फीयर है। सारा वेदर फिनोमिना, सारा ऑक्सीजन, सारे पोल्यूटेंट, कार्बन पार्टिकल्स, सारे एयर टर्बुलेंसेस, सभी किस्म का प्रेसिपिटेशन, चाहे वो फॉग हो, मिस्ट हो, कुछ भी हो, थंडर्स हो, साइक्लोन्स हो, कुछ भी हो, जितना कुछ भी हवा में उथल पुथल होती रहती है वो सब ट्रोपोस्फीयर में ही होती है। और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ऑक्सीजन जितनी भारी चीजें हैं, हवा की जो भारी चीजें हैं वो सब इसी लेयर में होती हैं। तो पोल्यूटेंट भी इसी में है, लेकिन ऑक्सीजन भी इसी लेयर में है, इसी वजह से हम लोग सांस ले पाते हैं। ठीक है, तो ट्रोपोस्फीयर जो है इट इज बेसिकली द लाइफ सस्टेनर बिकॉज इट इज हैविंग द ऑक्सीजन एंड इट इज हैविंग ऑल द वेदर फिनोमेनास। ठीक है ना, वेदर फिनोमेनास, बारिश होगी तो हम लोग खेती बाड़ी भी कर पाएंगे और चीज़ें भी हो पाएंगी। बारिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे जीवन में, हमारे जीवन में क्या पूरे जीवन, जितना भी जीवन इस धरती पर है। तो बारिश का फिनोमेना जो है, जो जिसको इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये पूरी जो वाटर साइकिल है वो इसी में चलती है, और एयर साइकिल भी इसी में चलती है। हवाओं का मूवमेंट जो है इधर से उधर हवाएं होती रहती हैं, तूफान आते हैं, आप आगे जाकर ट्रेड विंड्स पढ़ेंगे, दुनिया भर तरह तरह के विंड्स पढ़ेंगे, वो सारा हवाओं का मूवमेंट भी ट्रोपोस्फीयर में ही होता है, और ऑक्सीजन भी इसी लेयर में पाई जाती है। तो सारी लाइफ जो है वो इसी लेयर में एग्जिस्ट करती है, ट्रोपोस्फीयर में। फिर गिव प्रॉपर्टीज ऑफ आयनोस्फीयर। अब आयनोस्फीयर के बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसको हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। आयनोस्फीयर में एक खास बात है, इसीलिए इसका नाम आयनोस्फीयर है, क्योंकि इसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिकली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आयंस पाए जाते हैं। आयंस टर्म जो है आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हालांकि तुलसीदास जी ने भी राम की जो बात कही तो रामायण उसको कहा। तो किसी भी बात का जो एसेंस होता है उसको हम आयन बोल देते हैं। अब ये बात बहुत क्लियर नहीं है कि ये इंग्लिश का वर्ड है या संस्कृत का वर्ड है आयन। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश और संस्कृत में कॉमन पाए जाते हैं। आयन इज ऑल्सो वन ऑफ देम, ठीक है ना। तो आयन बेसिकली मॉलिक्यूल का वो अनस्टेबल पार्ट होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा हो जाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए किसी एटम में तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो नेगेटिवली चार्ज आयन पाया जाएगा। लेकिन चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, होता इलेक्ट्रॉन्स के कम ज्यादा होने से, प्रोटॉन वगैरह के कम ज्यादा होने की कोई संभावना नहीं होती है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, अगर वो हट गए तो एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, अगर वो दूसरे से आकर जुड़ गए तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये आयनोस्फीयर में नेगेटिवली चार्ज आयन्स पाए जाते हैं। एटम्स जो गैसेस के एटम्स हैं वो आयनाइज्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, और इसकी वजह से अगर हम धरती से नेगेटिवली चार्ज रेडियो सिग्नल्स भेजें, रेडिएशंस भेजें, रेडियो वेव्स को भेजें, तो आयनोस्फीयर तक पहुंचते पहुंचते ये नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रेडियो वेव्स वापस धरती पर आ जाती हैं, और दूसरे एंगल पर धरती के दूसरे इलाके पर वो हमको रिसीव हो जाती हैं। हमारा जो ट्रांसमीटर है उसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज भेजते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जो है इन रेडिएशन को खींच लेता है, और फिर उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू करके हम उनको सुन पाते हैं कि क्या सिग्नल भेजा गया। जो वेव्स का जो डिफरेंस है, वेव्स का जो मूवमेंट है वो हम यहाँ पे सुन पाते हैं। तो रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, वायरलेस कम्युनिकेशन को एनेबल करने के लिए आयनोस्फीयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और अगर ये ना होता तो हम वॉकी टॉकी वगैरह यूज नहीं कर पाते। यहाँ पे मोबाइल कम्युनिकेशन, जो मोबाइल फोन होता है उसकी बात नहीं हो रही है, रेडियो कम्युनिकेशन की बात हो रही है। वायरलेस कम्युनिकेशन या रेडियो कम्युनिकेशन एक ही बात होती है। जो लोग पुलिस वाले और रेलवे में जो ड्राइवर और गार्ड जो वॉकी टॉकी यूज करते हैं वो बिकॉज ऑफ आयनोस्फीयर ही हो पाता है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज अगर आप रेडिएशन ऊपर भेजें तो आयंस की वजह से वापस आ जाती है।
और रिसीवर्स पे, एंटीनास पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इसको पकड़ पाती है और फिर हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करके साउंड वेव में कन्वर्ट करके सुन पाते हैं। तो आयनोस्फीयर का सबसे बड़ा रोल ये, सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है। ठीक है, फिर इसमें और भी बताया गया है कि ionosphere contains electrically charged particles called ions which creates a colorful light waves seen on the night skies of on the two poles। इसको ऑरोरा बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की वजह से ही हमको फिनोमेना देखने को मिलता है। इन पार्टिकल्स के ऊपर में जब सनलाइट पड़ती है तो रिएक्शन की वजह से, प्लाज्मिक रिएक्शन की वजह से वहाँ पे अलग अलग रंग की, यानी व्हाइट लाइट जो है वो अलग अलग रंग में डिवाइड हो जाती है। और नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड का चूंकि ओरिजिन है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, तो वहाँ पे हमको इस प्रकार के जैसे जमीन से आसमान की तरफ अलग अलग रंग उठते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो इसको ऑरोरा बोलते हैं। तो नॉर्थ पोल में जो है इसको बोलते हैं ऑरोरा बोरेलिस और साउथ पोल में इसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो ये दोनों पोल्स पे लाइट जो उठती हुई, रंग बिरंगी लाइट जो उठती हुई दिखाई पड़ती है, वो भी एटमॉस्फेयर के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की वजह से, आयनोस्फीयर की वजह से ही दिखाई पड़ती है। और ये बेसिकली रिएक्शन है सनलाइट का और नेगेटिवली चार्ज आयनोस्फीयर के आयंस का। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है। लेकिन ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात है कि वायरलेस कम्युनिकेशन हो पाता है। दिस लेयर रिफ्लेक्ट्स लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ एंड दस हेल्प्स टू हैव वायरलेस कम्युनिकेशन। ये इसका ज़्यादा हमारे लिए, इंसान के लिए ज़्यादा इस्तेमाल है। जो ऑरोरा वगैरह की वाली बात है वो एक विजुअल अट्रैक्शन तो हो सकता है, लेकिन उसका कोई हमारे जीवन पे कोई यूज नहीं है। सच देखने की चीज़ है, एक फिनोमेना है। तो ये हो गया, गिव द पार्टिकल्स ऑफ द गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनोस्फीयर। यही मैंने बताया आपको अभी आयनोस्फीयर के बारे में, क्वेश्चन नंबर 9 में जो पूछा गया था। फिर ये क्वेश्चन नंबर 10 में व्हाट डू यू मीन बाय एग्जॉस्फीयर। अब एग्जॉस्फीयर जो है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, जिसका की सिग्निफिकेंस जो है वो जब से स्पेस कम्युनिकेशन जो स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तब से कुछ सिग्निफिकेंस इसका हो गया है। और हमको जो अपने सैटेलाइट्स रखने होते हैं, लॉन्ग रेंज सैटेलाइट रखने होते हैं, ज़्यादा एरिया कवर करने वाले सैटेलाइट रखने होते हैं, ऐसे सैटेलाइट रखने होते हैं जो कि हमारे धरती पर हमारे एरिया को हमेशा हमारी तरफ फोकस्ड रहें, जिसको हम लोग जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बोलते हैं। उनको धरती से दूर रखना पड़ता है, ज़्यादा लंबाई पर रखना पड़ता है, तो वो एग्जॉस्फीयर में रखे जाते हैं। एग्जॉस्फीयर जो है वो ऑलमोस्ट स्पेस है। ठीक है ना, लिखा है स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्जॉस्फीयर। तो कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी देख लेते हैं। बोला कि हाँ, इसमें और एक फैक्टर भी है आयनोस्फीयर में भी और यहाँ पे भी, कि टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है ना, एग्जॉस्फीयर मर्जेस ग्रेजुअली विद द इंटरप्लैनेटरी स्पेस, यानी कि धरती के बाहर का जो, प्लैनेट के बाहर का जो स्पेस है, दो प्लैनेट्स के बीच का जो स्पेस है, वहां पर आप सिंपल टर्म में स्पेस मान लीजिए, स्पेस में धीरे धीरे करके मर्ज हो जाता है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। स्पेस से हमारा संपर्क रेडिफाइड होता चला जाता है। फिर इसमें लिखा है इन दिस लेयर टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हाइट। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ट्रोपोस्फियर में और स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर जो है वो घटता है हाइट के साथ में, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है हाइट के साथ में, क्योंकि मैंने बताया ये धरती की सरफेस की तुलना में सन से ज्यादा नजदीक है। ठीक है ना, बाहरी हिस्सा है धरती का, तो वहां पे चूंकि सनलाइट पूरी रिसीव होती है, कोई उसमें काट छाट होते नहीं है, ओजोन वगैरह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह भी सारे रेडिएशन आते हैं, तो टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है। लेकिन मैंने बताया कि ये आपको वहां पर अगर खड़े होंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है। टेम्परेचर बढ़ा हुआ हमको तब मालूम पड़ता है जब हवा घनी होती है। अगर हवा बहुत ही ज्यादा रेडिफाइड है तो हमको टेम्परेचर ऐसे खड़े होकर नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन वहां से कोई चीज गुजरे, कोई चीज वहां से पास करे, चलती भी जाए, तो इतना तेज टेम्परेचर होता है कि वहां पर जल जाता है, जरा सा भी फ्रिक्शन पड़ेगा और ये जल जाएगा। तो यही पार्ट है। तो मीटियोर्स वगैरह, तो जो बड़े मीटियोर्स हैं वो तो खैर आयनोस्फीयर तक भी आ जाते हैं, लेकिन छोटे मीटियोर्स जो हैं वो एग्जॉस्फीयर में आके खत्म हो जाते हैं। और यहीं से री एंट्री जो धरती में, मैंने बताया स्पेस मिशन भेजे जाते हैं, मैन मिशन, इंसान वाले जो मिशन भेजे जाते हैं स्पेस में, वहां से यहाँ वापस आने में ये जो है सबसे बड़ा हर्डल है। अगर ठीक से काम नहीं किया तो जल के खत्म हो जाएगा वो। The temperature becomes 5568 सेंटीग्रेड at the outer limit. टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। इन द एग्जॉस्फीयर डेंसिटी बिकम्स एक्सट्रीमली लो। एयर डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है।
सैटेलाइट्स आर पार्क इन द एग्जॉस्फेयर। सैटेलाइट्स को हम लोग इस एग्जॉस्फेयर में, मैंने बताया कि यहीं पे रखते हैं, यहीं पे ऑर्बिट करते हैं। पार्क करना मतलब यहाँ पे स्थापित करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं। पार्क का मतलब कोई कार नहीं है कि मतलब खड़ा कर दिया। तो उस तरह से देखा जाए तो धरती के कंपैरिजन में उसको खड़ा कर देते हैं। मतलब अगर जैसे धरती भी घूम रही है तो धरती के घूमने के साथ साथ में सैटेलाइट घूमेगा। तो जैसे इंडिया के ऊपर अगर कोई सैटेलाइट लगाया है, जिसको हम लोग जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं, तो इंडिया के ऊपर अगर कोई सैटेलाइट लगाया है तो इंडिया जैसे जैसे घूमेगा धरती पर वैसे वैसे सैटेलाइट भी घूमेगा। ऐसा सैटेलाइट लगाने के लिए हमको एग्जॉस्फेयर में लगाना पड़ेगा। इसके नीचे लगाएंगे तो क्या होगा कि सैटेलाइट पहले घूम जाएगा, धरती बाद में घूमेगी। ये ऐसे ही होगा कि जैसे आप उंगली से कोई पत्थर बांध दीजिए और उसकी रस्सी छोटी रखेंगे तो आप उंगली घुमाते रहेंगे, पत्थर घूमता रहेगा। लेकिन अगर रस्सी को बड़ा करते जाएं, लंबा करते जाएं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो पत्थर तभी घूमेगा जब आप घूमेंगे, आपके साथ साथ घूमेगा। तो आपके तुलना में पत्थर जो होगा वो पार्ट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसी पॉइंट को सिंक्रोनस बोलेंगे, आपसे सिंक्रोनाइज कर दिया हुआ। तो सैटेलाइट के मामले में अर्थ की रोटेशन से सिंक्रोनाइज करने की जो पोजीशन है वो एग्जॉस्फेयर में पाई जाती है। वहां पे अगर हम सैटेलाइट रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं, तो ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाता है अर्थ की तुलना में, इसीलिए पार्क वर्ड यूज किया गया है। और ऐसे सैटेलाइट जो हैं वो ज्यादातर जो मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट्स हैं या लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक सैटेलाइट्स हैं, नेविगेशनल सैटेलाइट्स हैं, उनको यहाँ पे रखा जाता है। उनकी जरूरत हमेशा हमें पड़ेगी कि जिस कंट्री के हैं उस कंट्री के सामने हमेशा वो रहें, ताकि उस कंट्री की कोई भी स्थिति है, रास्ता है, कुछ है, तो हमेशा वो दिखाई पड़ता रहे। तो ये काम जो है वो एग्जॉस्फेयर में किया जाता है। द मेन गैसेस हियर आर लाइटर वंस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, जैसे हमने पहले बताया था। ठीक है, तो ये जो सबसे हल्की गैसेस जो हैं वो वहाँ पाई जाती हैं, सबसे भारी गैसेस जो हैं वो ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती हैं। तो ये भी एक फर्क है। ठीक है, तो ये हो गया एग्जॉस्फीयर के बारे में। फिर व्हाट इज लीडिंग टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इसका भी मैंने ओजोन लेयर के कॉन्टेक्स्ट में बता दिया था कि जो हाइड्रोकार्बन की बर्निंग है, जैसे कि फ्यूल होता है, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल वगैरह, वो है। और जो CFC वाली गैसें, कूलेंट्स जो होते हैं, कूलेंट गैसेस जो हैं, वो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के लिए। और इसका डिप्लीशन का सीधा सीधा असर ये होगा कि सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो धरती पर आने लगेगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से लाइफ को सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन जो है, व्हाट इज लीडिंग टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। the coolants of such as CFC, chlorofluorocarbon, and the burning of fossil fuel are the leading factors, reasons because of which ozone layer is depleting. ये बात हमको जाननी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। स्टेट 4 फैक्टर्स दैट आर लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हुआ एवरेज राइज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना, धरती का जो एटमॉस्फेयर है उसका जो यूजुअल टेम्परेचर है, धरती का एवरेज टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 15 डिग्री है, कहीं कहीं 17 डिग्री बोल देते हैं। ठीक है, तो 15 डिग्री मान लीजिए आप, धरती का एवरेज टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री है। अगर इस टेम्परेचर में राइज होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग वैसे तो नेचुरल फिनोमेना भी है। आज से 6 करोड़ साल पहले ग्लोबल वार्मिंग हुई थी, तभी ये सारे समुद्र बने, नहीं तो धरती पूरी जमी हुई थी। आइस एज के बाद ग्लोबल वार्मिंग हुई, तभी धरती जो है वो पानी, समुद्र हुआ, पानी हुआ, और नए नए जानवर पैदा हुए, नए नए पेड़ पौधे पैदा हुए, वो नेचुरल था। लेकिन अभी जो खतरा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी यानी बर्फ जो है, जो आइस वहाँ जमी हुई है पोल्स के ऊपर में या पहाड़ों के ऊपर में, ये ज़्यादा पिघलना शुरू कर देगी और सूरज में, समुद्र में पानी ज़्यादा आगे अंदर आना शुरू हो जाएगा, पानी भरना शुरू हो जाएगा समुद्रों में, तो ज़मीनें जो है वो पानी में डूब जाएंगी। एक तो ये बात है। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इवापोरेशन ज़्यादा होगा, तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो सूखा ज़्यादा पड़ेगा, पानी जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि सूरज जब एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा तो ज़्यादा तेज टेम्परेचर करेगा, धरती को गर्म करेगा तो इवापोरेशन होगा तो जहाँ पे थोड़े मोटे तालाब होते हैं वो सब जल्दी सूख जाया करेंगे। एक तो ये कारण होगा। दूसरा इफेक्ट ये होगा कि इवापोरेशन की वजह से ज़्यादा बड़े और ज़्यादा देर तक रहने वाले क्लाउड्स बनेंगे, ज़्यादा बारिश करेंगे।
तो सूखा भी पड़ेगा और बारिश भी होगी। तो जहां बारिश होगी वहां बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी, और जहां सूखा पड़ेगा वहां बहुत ज्यादा सूखा, जल्दी जल्दी सूखा पड़ेगा। तो ज्यादा बारिश और जल्दी जल्दी सूखा, ये दोनों स्थितियां जो हैं वो दोनों ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पैदा होंगी। और ज्यादा बारिश होने के लिए, क्योंकि समुद्र ही होता है जिसमें ज्यादा इवापोरेशन होता है, तो ज्यादा इवापोरेशन होगा तो हवाएं तेज चलेंगी, तो साइक्लोन्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े साइक्लोन्स बनेंगे, सुपर साइक्लोन्स बनेंगे। तो कुल मिलाकर के धरती का डिस्ट्रक्शन, मास लेवल पे धरती का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और ग्लोबल वार्मिंग का बेसिक मतलब यही है कि राइज इन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज व्हाट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए, व्हाट इज मेंट बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है ना। दैट इज, जैसे मैंने बताया था शुरू में कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह की जो गैसेस हैं जिनको कि हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, यानी धरती से बाहर जाने वाला जो टेम्परेचर होता है शाम के समय, सनसेट के समय, वो टेम्परेचर को ये पूरी तरह से स्पेस में जाने नहीं देते। और ज्यादा अमाउंट अगर इन गैसेस का हो जाएगा तो ज्यादा टेम्परेचर जो है धरती में रह जाएगा, और इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कैसे होता है? जैसा कि मैंने बताया कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो टेम्परेचर को रोकती हैं, अपने में ज्यादा समाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें, मीथेन जैसी गैसें, ये ग्रीन हाउस गैसेस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब यही हुआ कि टेम्परेचर को क्या कहते हैं, एस्केप करने नहीं दे रहा है, अंदर के टेम्परेचर को बाहर निकलने नहीं दे रहा है। ये ऐसे ही होता है जैसे कार में शीशे बंद कर दीजिए और कार को धूप में खड़ा कर दीजिए, तो कार के अंदर का टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है, क्योंकि टेम्परेचर शीशे की वजह से अंदर तो आ रहा है लेकिन बाहर नहीं जाने पा रहा है, हवा बाहर नहीं जाने पा रही है। इस तरह से कार एकदम टच जाती है अंदर की तरफ से। यही चीज धरती के साथ होती है जब गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, तो उसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आप ऐसे ही मान लीजिए। मेंशन 4 impacts of global warming। अभी मैंने बताया कि साइक्लोन will be of more intensity and more severity, पहला। दूसरा, the average sea level of the world will rise, drowning the coastal areas। जमीन जो समुद्र के किनारे वाली जमीनें हैं वो समुद्र के बढ़ जाने से वो जमीनें पानी में डूब जाएंगी, ये नंबर 2 है। उसके बाद में जो ग्लेशियल आइस है वो ज़्यादा पिघल जाएगी, तो पहले तो रिवर्स में बाढ़ आएगी, उसके बाद नदियाँ सूख जाएगी। तो पेरिनियल रिवर्स या ग्लेशियर फेड रिवर्स विल बी फ्लडेड एंड देन ड्राइड अप बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो 3-4 इफेक्ट तो ये आपको देखने को मैंने, सीवियर साइक्लोन्स, सीवियर रेन्स एंड ड्राउट्स, सीवियर एंड फ्रीक्वेंट रेन्स एंड ड्राउट, नंबर 2। तीसरा, rise in the average sea level of the world, drowning the nearby coastal areas, number 3. Number 4, the glacier fed rivers will be first flooded and then dried up, this is number 4। इस तरह से 4-5 इफेक्ट जो पूछे गए वो चारों यही सब इफेक्ट्स हैं। और उसके जो बाकी कास्केडिंग इफेक्ट होंगे कि लोग इधर से उधर माइग्रेट करेंगे, मार्केट मचेगी, वो सब खाने की कमी पड़ जाएगी क्योंकि ड्राइड एरिया हो जाएंगे, ड्राउट्स होंगे, सूखा पड़ेगा तो अकाल भी पड़ेगा, फेमाइन्स पैदा होंगे, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं उनकी जो लाइफ्स है वो खत्म हो जाएंगे, मैनी थर्मल सेंसिटिव एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स विल बी ड्राइड अप। इंसेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी धरती में फसलों को पैदा करने के लिए, क्योंकि वो पॉलेंस को इधर से उधर लेके जाते हैं, ठीक है ना। उनकी वजह से जो मेल प्लांट है और फीमेल प्लांट है वो एक दूसरे से मिल पाता है, उसकी वजह से उसके बीज पैदा होते हैं। तो पॉलन, कीड़े खत्म हो जाएंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा तो फसलें नहीं पैदा होंगी, तो खाने की कमी पड़ेगी। तो बहुत सारे कास्केडिंग इफेक्ट हैं, लेकिन 4 जो इफेक्ट मेन इफेक्ट हैं जो सामने दिखाई पड़ते हैं वो मैंने आपको ये बताया, क्योंकि 4 ही पूछे हैं तो मैंने 4 ही बता दिए। हैं तो बहुत सारे, जैसे कि खाने की कमी पड़ जाएगी, सूखा पड़ेगा, लड़ाइयाँ होंगी, पानी के झगड़ा पड़ेगा, ठीक है ना, रहने के लिए ज़मीन कम पड़ जाएगी, ये सब फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट मेजर्स आर टेकन टू रिड्यूस द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन जो है वो कम किया जाए। सबसे पहली कोशिश तो यह है कि जो वेहिकुलर फ्यूल है या हाइड्रोकार्बन फ्यूल जो होता है
पेट्रोलियम फ्यूल जो होता है, जिसके जलने से ग्रीन हाउस गैस काफ़ी निकलती है, उस वेहिकुलर फ्यूल के ऊपर हमारा जो 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 डिपेंडेंस है उसको कम किया जाए। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की जगह पे, सॉरी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करने के बजाय फ्यूल जो है खत्म हो जाने वाले फ्यूल हैं, या जो एक बार जलने के बाद दोबारा नहीं मिलते, या हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स हैं, इनको यूज़ करने के बजाय हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करें, जैसे कि सनलाइट यूज़ करें, विंड यूज़ करें, सी वाटर यूज़ करें। इस तरह की एनर्जीज को ज़्यादा यूज़ करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। दिस इज वन मेजर, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी इंप्रूव की जा रही है ताकि सीएफसी जैसी गैसेस को कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए, दूसरे तरीके इस्तेमाल किए जाएं। सीएफसी बेस्ड कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स को जो है चेंज करके नॉन सीएफसी बेस्ड कूलिंग सिस्टम बनाए जाएं, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल कंबस्टन जो है उसको मिनिमाइज किया जाए, वो भी एक फैक्टर है। पेड़ लगाए जाएं क्योंकि पेड़ टेम्परेचर को मॉडरेट करने में, कम करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। एफॉरेस्टेशन किया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं जो की जा रही हैं, ये मेजर्स हैं जो कि किए जा रहे हैं सो दैट द ग्रीन हाउस गैसेज कैन बी रिड्यूस्ड एंड इंडिया द वर्ल्ड कैन बी केप्ट एट द एवरेज टेम्परेचर, जो उसका नेचुरल एवरेज टेम्परेचर है 15 डिग्री, उसके आसपास उसको रखा जा सके। व्हाट कीप द एटमॉस्फेयर इन अ डायनेमिक स्टेट। डायनेमिक स्टेट का मतलब कि हिलते मूव करते वाली स्थिति में एटमॉस्फेयर लगातार बदलती स्थिति में रहता है। ये क्या है? इसका मेन कारण जो है वो है सनलाइट, ठीक है ना। धरती पे अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से टेम्परेचर पड़ता है। धरती गोल है तो इक्वेटर से पोल की तरफ अगर हम जाएं तो टेम्परेचर जो है घटता जाता है। तो जहां पे इक्वेटर है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हवा का मूवमेंट ज्यादा होगा, जहां टेम्परेचर कम है वहां हवा का मूवमेंट भी कम होगा। तो हवा का मूवमेंट जो है, एटमॉस्फेयर की जो स्थिति है, मोटा पतला होना या इधर से उधर हवा को चलना, इसका मेन कारण जो है वो है सनलाइट रिसीव्ड एट डिफरेंट क्वांटिटी एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द वर्ल्ड। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धरती गोल है। बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, द सनलाइट रिसीव्ड एट ईच प्लेस ऑन अर्थ सरफेस इज डिफरेंट, विच कीप्स द एटमॉस्फेयर डायनेमिक, उसको हिलती अवस्था में रखता है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया, और इसी बात को फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स में वही सब बातें दोबारा से हैं। फिर गिव रीजन में कुछ क्वेश्चन से हमको देख लेते हैं। जैसे कि पहला है, ऑल द वेदर फिनोमिना टेक्स प्लेस इन द ट्रोपोस्फियर। ये है, ऑल द वेदर फिनोमिना टेक्स प्लेस इन द ट्रोपोस्फियर। आप लिख सकते हैं इसका आंसर, द रीजन इज दैट मोस्ट ऑफ द गैसेस एंड मोस्ट ऑफ द atmospheric density is highest in the troposphere. Most of the atmospheric substance, including water vapor, and the density, and because of the density of the atmosphere is highest in troposphere, so weather phenomena takes place only in troposphere. ठीक है ना? अगर समझ में आया फिर से बोल देते हैं, all the weather phenomena takes place in the troposphere because, yeah, due to the reason that troposphere is the most dense layer of the atmosphere. All the water vapor, evaporation, transpiration, condensation, precipitation happens in the troposphere. So all the weather phenomena takes place in the troposphere because it is the densest layer of the atmosphere. दूसरा क्वेश्चन, the layer of the atmosphere becomes thinner with altitude because heavier gases and heavier particles remain close to the earth's surface. So as the height increases, as the altitude increases, the role of gravity, because of the gravity, the atmosphere becomes thinner and thinner in upper parts. ठीक है ना? तो चूंकि हैवी पार्ट है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से भारी हिस्सा धरती के सरफेस के पास रहेगा, हल्का हिस्सा धरती से दूर की तरफ रहेगा। तो जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ेंगे, ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, वैसे वैसे एटमॉस्फेयर जो है वो थिनर होता जाएगा। एक तो ग्रेविटी रीजन है, दूसरा अर्थ का स्फेरिकल शेप भी एक रीजन है। सो ड्यू टू द ग्रेविटी एंड द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, द एटमॉस्फेयर बिकम्स थिनर एंड थिनर एज द ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस। ठीक ना? ये हो गया। तीसरा है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंड्स ऑन द depends on the position of the place, whether it is close to the oceans or it is away from the oceans. It is near to the equator or it is away from the equator. ठीक है ना? दो बातें हैं कि ओशंस के नजदीक अगर है तो वाटर वेपर ज्यादा देखने को मिलेगा,
ओशन से दूर है तो वाटर वेपर कम देखने को मिलेगा। दूसरा, इक्वेटर के अगर हम लोग पास हैं तो क्योंकि सनलाइट ज़्यादा पड़ती है तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा तो वाटर वेपर भी ज़्यादा होगा। अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़े तो हमको इवापोरेशन या वाटर वेपर कम कम देखने को मिलेगा। ठीक है ना, सो ये रीज़न भी है। प्लेस टू प्लेस बोला है, डिफरेंट लेयर्स तो बोला नहीं है। तो धरती पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार का वाटर वेपर क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि सनलाइट का जो रिसीव हो रही है, सोलर रेडिएशन जो हो रहा है वो पोल के नज़दीक ज़्यादा हो रहा है, तो इवापोरेशन भी वहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा, बारिश भी वहाँ ज़्यादा होगी। पोल की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर कम है तो इवापोरेशन भी कम है, तो बारिश भी कम है। पोल पे तो बारिश होती ही नहीं है ऑलमोस्ट। अंटार्कटिका में कभी बारिश नहीं होती, वहाँ पर ड्राई स्टॉर्म्स, ड्राई आइसी स्टॉर्म्स चलते रहते हैं। ठीक है ना, हवाएं चलती रहती है, उन हवा में जितना भी वाटर वेपर होता है सब जमे फॉर्म में होता है, तो हवा चलती है, बर्फ़ की हवा चलती है, वहाँ बारिश होती ही नहीं है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बारिश जो है इक्वेटर पे होती है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा वो ज़्यादा है, इवापोरेशन ज़्यादा है, वाटर वेपर वहाँ ज़्यादा है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, नज़दीक अगर हम समुद्र के नज़दीक होंगे तो वहाँ वाटर वेपर ज़्यादा मिलेगा। वाटर बॉडीज़ के नज़दीक होने से भी वाटर वेपर ज़्यादा मिलता है, जितना दूर होंगे उतना वाटर वेपर कम मिलेगा। दोनों फैक्टर हो गए। That is rise in the altitude, latitudes, water vapor reduces from equator to pole, and distance from the sea is also one of the factors. That the close we are to the sea coast, the more water vapor will be experienced. Away from the sea coast, less water vapor will be experienced. फिर आया solid particles play an important role in the atmosphere. Solid particles जो है atmosphere में important role play करते हैं। इसका आंसर ये है कि सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड पार्टिकल्स लाइक डस्ट पार्टिकल्स एक्ट एज न्यूक्लियस इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स के बनाने में सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाटर वेपर के न्यूक्लियस की तरह काम करते हैं। मिट्टी का कोई कण, धूल का कोई कण, उसके चारों तरफ जो है वाटर वेपर जमा हो जाता है। ऐसे करते करते बहुत सारे करोड़ों करोड़ों जमा होते जाते हैं और क्लाउड बन जाता है, और क्लाउड जब भारी हो जाता है तो बारिश गिरा देता है। तो सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेसिपिटेशन में और अलग अलग वेदर फेनोमेना में को बनाने में हेल्प करते हैं, यानी क्लाउड फॉर्मेशन में और प्रेसिपिटेशन में दे हेल्प। अगर आप और छोटा आंसर लिखना चाहो तो सॉलिड पार्टिकल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, दे एक्ट एज न्यूक्लियस फॉर क्रिएटिंग द वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, देन फिफ्थ है आयनोस्फीयर इज सूटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो इसका सिंपल आंसर है दैट आयनोस्फीयर लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ सरफेस ड्यू टू आयनोस्फीयर मेकिंग द वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल। ये बात मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में समझाई हुई थी। ठीक, इस तरह से ये चैप्टर जो है वो पूरा होता है और इसका एक्सप्लेनेशन जो है पूरा होता है। ठीक है, 2 पार्ट में मैंने आपको पूरा कर दिया। थैंक यू।